हेलो एवरीवन। आज हम हमारे 10th क्लास के टॉपिक संघवाद की थर्ड वर्कशीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 वर्कशीट कर चुके हैं, जिसमें से हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा था कि संघवाद क्या होता है। दूसरी वर्कशीट में हमने संघवाद के बारे में और डिटेल में जाने थे, जिसमें हमने 3 सूचियों के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध होते हैं जब किसी भी देश में संघवाद आ जाता है। तो वैसे तो केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध होने चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रिटर्न है, लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल में चीज़ें कुछ और होती हैं और रिटर्न में कुछ और होती हैं। ये जिन बातों पर निर्भर करता है उसमें से पहला तो होता है हमारा शासक दल। हमारा शासक दल किस तरीके का जो शासन कर रहा है, वो दल 1 है, 2 है या गठबंधन की सरकार है, उस पर निर्भर करता है। और दूसरा होता है कि नेता जो वो व्यवस्था है उसको कैसे अनुसरण करता है या उसका कैसे मानता है, क्योंकि हर एक नेता का अपना अपना मानने का तरीका होता है। और कई बार तो ये होता है कि पार्टियों का भी होता है, जैसे पार्टियों का केंद्र पर और अधिकांश राज्यों पर शासन रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पहले के टाइम पे जो हमारे राज्य थे वो स्वतंत्र नहीं थे, पर बाद में जब राज्य स्वतंत्र हुए तो उन्हें अपनी जो पावर्स हैं उनके बारे में पता चला था। तो इससे क्या हुआ था, 1990 में जब गठबंधन की सरकार आई, तभी जो क्षेत्रीय दल था उनका महत्व बढ़ा, जिससे राज्यों की स्वायत्ता के प्रति आदर भी बढ़ा। उससे क्या हुआ, 1990 से पहले क्या था कि एक ही पार्टी थी जो हमारे पूरे भारत पे शासन कर रही थी, जो थी कांग्रेस। पर 1990 में क्या हुआ, गठबंधन की सरकार आई, मतलब कि एक पार्टी नहीं बन पाई, जिसकी वजह से 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों ने मिलजुल कर या सहमति से एक सरकार बनाई, जिसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय दल थे उनका महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि अगर एक पार्टी जो बड़ी पार्टी वो मेजॉरिटी में नहीं आएगी तो वो किसी छोटे दल को या जो क्षेत्रीय दल होता है उसके पास जाके उसको बोलते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ। वो उनको कुछ पावर्स दे देते हैं और ऐसे करके एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं, जिससे क्या हुआ कि जो राज्य थे उनको स्वतंत्रता मिली और उनको एक आदर का भाव मिलने लग गया। अब क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में सिर्फ 2 स्तर के शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता, जैसा कि आपने पहली वर्कशीट में पढ़ा था, भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। पहला तो है केंद्र, दूसरा है राज्य और तीसरा था स्थानीय सरकारें। तो इससे क्या हुआ कि शक्तियों का ना विकेंद्रीकरण हो गया, मतलब बंटवारा हो गया। इसलिए जब केंद्र और राज्य से शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को दे दी गई। अब क्योंकि केंद्र और पहले तो सिर्फ केंद्र था, उसके बाद राज्य आया, अब स्थानीय सरकारें भी आ गई, जिसकी वजह से उसका विकेंद्रीकरण हो गया। तो इसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा शासन व्यवस्था के स्थानीय स्तर को संवैधानिक रूप से मजबूती मिल गई और 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और इसके थ्रू जो हमारा स्थानीय शासन था, स्थानीय स्तर की जो व्यवस्था थी, उसको कानूनी रूप से मंजूरी मिल गई। और इससे क्या हुआ कि इससे गांव में पंचायत और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका का निर्माण हुआ। जैसा कि आपको पता है, पंचायत होती है गांव में, जिसका मुखिया होता है पंच, और शहरों में होती है नगर निगम या नगर पालिका। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को अन्य बातें भी प्रभावित करती हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहली लाइन में बताया था कि जो हमारा संवैधानिक प्रावधान होता है उसमें अन्य बातें, जैसे शासक दल कैसा है, गठबंधन का है या मेजॉरिटी का है, या फिर नेता किस तरीके से जो हमारे जो व्यवहार हैं, जो हमारे कानून हैं, उनको किस तरीके से लेता है, ये बातें भी हमारी संघीय व्यवस्था पे निर्भर करती हैं। क्योंकि संघीय व्यवस्था 3 प्रकार की है, तो तीन स्तर पे अगर सरकार होगी तो उसमें नेता भी अलग अलग तरीके का होगा और उनके विचारधाराएं भी अलग अलग तरीके की होंगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका,
राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर का भाव बढ़ा। इसमें मैंने आपको बताया था, राज्यों की स्वायत्तता होती है, राज्यों को जो फ्रीडम मिला उसके प्रति उनका जो आदर का भाव था वो इसलिए बढ़ा क्योंकि पहले सिर्फ केंद्रीय सरकार थी, पर उसके बाद क्या हुआ, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आ गई, जिसकी वजह से राज्य सरकारें जो थी उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलने लगा और उनको ज़्यादा महत्व दिया गया केंद्र शासन से, जिसकी वजह से उनको थोड़ा अंदर से फील हुआ, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चला और इस वजह से उनको अपने आदर का भाव आया। और इसे आप ज़रूरी क्यों मानते हैं? ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम भारत जैसे देश में, एक इतना बड़ा जो देश है उसमें राज्यों की जनसंख्या ही इतनी होती है कि अगर हम राज्यों को ही फ्रीडम नहीं देंगे या उनको उनके अधिकार नहीं देंगे तो हम स्थानीय स्तर तक तो पहुंच ही नहीं सकते। तो हमें स्थानीय स्तर को सफल बनाने के लिए पहले राज्यों को इस चीज़ की मंजूरी देनी पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में किसी एक ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहां गठबंधन की सरकार है, इसमें कौन कौन से दल शामिल है। ये क्वेश्चन आप खुद करिए, किसी एक राज्य का नाम बताना है जहां पे एक पार्टी नहीं हो, गठबंधन की सरकार हो और आपको बताना है उस गठबंधन में कितने कितने दल या कितनी पार्टियां शामिल हैं। चौथा क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना क्यों आवश्यक है। देखो, सत्ता का विकेंद्रीकरण सबसे ज़्यादा वहीं पे होगा जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी और ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर हमें स्थानीय स्तर तक या ग्रामीण या क्षेत्रीय स्तर तक जनसंख्या तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा। अगर हम शक्तियों का बंटवारा करे बिना एक केंद्र स्तर पर सरकार से बोलें कि सारे काम हो जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है। तो आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। धन्यवाद।